नमस्कार, मैं हूं अनुराग शाह और आप देख रहे हैं टैक्स मंत्रा। आज हमारे साथ हैं निशान शाह, सीनियर पार्टनर और को हेड टैक्स प्रैक्टिस इकोनॉमिक लॉज प्रैक्टिस यानी ईएलपी। जीएसटी काउंसिल में बड़े टैक्स सुधार किए गए हैं। अब ज्यादातर सामान और सर्विस पर सिर्फ दो स्लैब रहेंगे, 5% और 18%। एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर से लेके हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस तक कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी 18% से घटाकर 0 कर दिया गया है, तो वहीं ऑटो पार्ट्स और एग्री मशीनरी पर भी राहत दी गई है। लेकिन रियल एस्टेट जैसे सेक्टर पर अभी भी पेच फंसा है। सवाल यह है कि इन बदलावों से आम आदमी और इंडस्ट्री को कितना फायदा मिलेगा, कंपनियां टैक्स कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाएगी या नहीं, और आने वाले समय में जीएसटी 2.0 का असली चेहरा क्या होगा। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे निशान शाह से, जो टैक्स कानून और जीएसटी के गहरे जानकार है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टैक्स मंत्रा। बहुत बहुत शुक्रिया निशान जी, आज हमें वक्त देने के लिए। जिस तरह से आपकी टैक्स लॉज और जीएसटी पर गहरी पकड़ है, तो ये जो जीएसटी 2.0 का नाम दे रहे हैं, इससे आपको क्या लगता है कि टैक्स से जुड़ी हुई जो उलझन है वो काफी सुलझ जाएगी? अनुराग जी, ये जो जीएसटी 2.0 कहा गया है वो वाकई में एक 2.0 है, यानी एक सेकंड वर्जन आ गया है। क्योंकि जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हो रहा था भारत में, तभी हमारी सरकार ने काफी रिसर्च किया था, कंपैरिजन किए थे। अगर आप दुनिया में काफी दूसरे देशों में देखो जहाँ जीएसटी है, या तो वहां पे उनको वीएटी कहते हैं, अपना वीएटी नहीं, पर वहां का वैल्यू एडेड टैक्स, तो नॉर्मली एक सिंगल रेट रहता है या मैक्सिमम दो रेट्स रहते हैं। पर जब इंडिया में जीएसटी लागू करा जा रहा था, तभी उन्होंने रिसर्च किया और बोला कि क्योंकि अपने जो पास्ट टैक्सेस थे उसके कारण सिर्फ सिर्फ एक या दो रेट लाना मुमकिन नहीं था, बिकॉज ऑफ अवर डेमोग्राफी। तो उन्होंने चार रेट लाए थे: 5%, 12%, 18% और 28%। पर ये ऑलवेज थॉट प्रोसेस था कि एट सम पॉइंट इन टाइम इसमें से दो रेट, और बाद में अगर हो सके तो एक रेट पे चले जाएंगे। मेरा मानना है कि जिस तरह से हमें जीएसटी के कलेक्शन के नंबर्स दिखे हैं, सरकार को लगा कि ये सही अवसर है कि इसको हम अभी स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, और इसे उन्होंने 12% और 28% का रेट्स निकाल दिया है। इससे बहुत सुविधा हो जाएगी बिजनेसेस, व्यवसाय के लिए, कि अभी जो क्लासिफिकेशन इश्यूज हो रहे थे कि मैं 5% में हूँ, 12 में, 18 में, अभी सिर्फ दो ही क्लासिफिकेशन रहेंगे: 5% और 18%। तो काफी सारे प्रोडक्ट्स जो 12% में थे, उनको, जो असेंशियल गुड्स थे, उनको 5% में कर दिया, जिससे सिटीजन को काफी बेनिफिट हो गया, आम जनता को काफी बेनिफिट हो गया है। और जो 12% वाले कुछ प्रोडक्ट्स थे जिनको 18 में शिफ्ट करना लागू लग रहा था, तो वो 18 में शिफ्ट किए, जो थोड़े टिपिकल गुड्स है। और एक रेट खाली रखा है उन्होंने 40% का, जहां पे टिपिकली सिन गुड्स है, या तो कुछ लग्जरी गुड्स हम कहते हैं कि पान मसाला है, टबैको है, या तो एरिएटेड ड्रिंक्स है, वो सारों को 40% में डाला है, या तो हाई लेवल कार्स है, उस तरह के प्रोडक्ट्स को। तो इसके लिए ये वाकई में 2.0, यानी हम एक नया आकार, नया रूप देख रहे हैं जीएसटी का, जो लागू हो रहा है। सुविधाजनक भी है, सिंप्लीफाइड कंप्लायंस भी है, और ईज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन भी है। सर, सरकार ने इसे ट्रस्ट बेस्ड कंप्लायंस मॉडल की बात की है, यानी ट्रस्ट बेस्ड कंप्लायंस मॉडल। तो आप इससे सहमत है कि अब इससे जीएसटी 2.0 से ट्रस्ट बेस्ड कंप्लायंस मॉडल की शुरुआत होती है? बिल्कुल अनुराग जी, बहुत ही इफेक्टिव क्वेश्चन है। ये क्या हुआ था, अगर आप हम थोड़ी हिस्ट्री में जाते हैं, तो जब जीएसटी लागू हुआ था उसके 7-8 महीनों बाद उन्होंने जीएसटी के रेट्स मॉडिफाई किए थे, और तभी जीएसटी लागू होने के टाइम पे भी, क्योंकि काफी रेट्स कम हो रहे थे काफी प्रोडक्ट पे, तो एक एंटी प्रॉफिटरिंग करके बॉडी था। देयर वाज अ सेपरेट सेल क्रिएटेड, विच सेल वाज टू लुक इनटू एंड कंसीडर कि अगर आपके वहां रेट्स कम हुए हैं और देशवर जो टैक्स बर्डन कम हुआ है, तो उसका जो फायदा है आप आम जनता को प्रोवाइड, कंज्यूमर को फॉरवर्ड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इसमें जो प्रोविजन था उसमें ऐसे कहा गया था कि ये बॉडी विल बी देयर अप टू अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम, एंड अप्रैल 2025 में दिस बॉडी वाज सनसेट डेट वाज ब्रॉट इन। अभी आप देखो तो आज एंटी प्रॉफिटरिंग की कोई स्पेसिफिक बॉडी नहीं है, पर फिर भी ये सारे रेट चेंजेस से काफी रेट्स कम हुए हैं। तो क्या इसका फायदा बिजनेस, व्यवसाय आगे कंज्यूमर को पास ऑन करेगी, नहीं करेगी? इसमें एक दुविधा रह रही थी, और काफी क्वेश्चन आते हैं कि ये तो फिर उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्या वो एमआरपी ड्रॉप करेंगे? इस अवसर पे
हमारे माननीय वित्त मंत्री ने भी कहा था कि अभी जीएसटी काफी टाइम रहा है और हम इस बार कहना चाह रहे हैं कि हम ट्रस्ट बेस कर देंगे, यानी वी ट्रस्ट द बिजनेसेस दैट द बिजनेसेस विल पास ऑन द बेनिफिट टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स. सो दैट इज वेयर द ट्रस्ट बेस कम्स इन. एंटी सेकेंड एस्पेक्ट प्रॉफिटिंग इज बॉडी क्या होती है? हमारे दर्शकों के लिए मैं आपसे समझना चाहूंगा कि एंटी प्रॉफिटिंग बॉडी क्या है और ये किस तरह से अपना कंप्लाइंस करती है, जो हमारे हिंदी भाषा के बड़ी संख्या में दर्शक है, अगर आप उनको सरल भाषा में समझा पाए तो। बिल्कुल, बिल्कुल. एंटी प्रॉफिटिंग करके ये बॉडी थी जिसमें उनको कैलकुलेट करना था कि जब जीएसटी आया, जीएसटी के पहले कोई एक प्रोडक्ट बनता था तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती थी. उसको जब भी बनाया जाता था, अगर कोई सर्विसेज आते थे तो सर्विस टैक्स लगता था और उसके बिकने पे वीएटी लगता था. वीएटी का क्रेडिट एक्साइज के सामने नहीं मिलता था, एक्साइज का क्रेडिट वीएटी के सामने नहीं मिलता था, तो इसके कारण टैक्स ऑन टैक्स भी हो रहा था. ये पूरे झमेले के कारण जो टोटल टैक्स बर्डन था वो काफी हो रहा था. कोई भी प्रोडक्ट पे आप ले लीजिए, बिस्किट ले लीजिए, साबुन ले लीजिए, शैम्पू ले लीजिए. अभी इन प्रोडक्ट्स को जब जीएसटी आया तो उन्होंने एक फ्लैट रेट 18% कर दिया. तो जो ओवरऑल बर्डन एक्साइज का सिर्फ 12% है और 13% ये है, तो टोटल 25% हो रहा था, उसके बदले 18% लग रहा है. तो जो 7% का अगर रिडक्शन हुआ है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ये एक उदाहरण है, तो 7% का जो रिडक्शन हुआ है, क्या वो 7% का एमआरपी में बिल्टअप करके, एमआरपी को मॉडिफाई करके, वही गुड्स आफ्टर पासिंग ऑन द टैक्स बेनिफिट टू द कंज्यूमर्स, उस तरह से रिवाइज किया था एमआरपी के नहीं किया था, वो देखना था. तो इस चीज के लिए काफी और कंज्यूमर्स को अथॉरिटी दी गई थी कि वो कंप्लेंट फाइल करा सकते हैं. एक बॉडी बनाई गई थी, एंटी प्रॉफिटिंग बॉडी, अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ अ फ्यू एक्स रेवेन्यू ऑफिसर्स, और कंज्यूमर्स वहां पे कंप्लेन कर सकते थे. और कंप्लेन आने पे द डिपार्टमेंट वाज रेजिंग क्वेरीज ऑन दीज कंपनीज एंड द कंपनीज वर बीइंग आस्क्ड टू जस्टिफाई. तो इसमें और बहुत इफेक्टिव उन्होंने पीनल प्रोविजंस रखे थे, पनिशमेंट रखी थी कि अगर आपने एंटी प्रॉफिटिंग नहीं किया है तो उसका 2-3 गुना आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती थी. इसके कारण क्या था, कंपनीज नियंत्रण में रहती थी और सारा पास ऑन करती थी, और अगर ना करे तो कंज्यूमर्स के पास भी एक अपॉर्चुनिटी था कंप्लेंट फाइल करने के लिए, ताकि वो उनके पास चेक करा पाए कि उनका ऑडिट करके क्या वो पूरी तरह से जो बेनिफिट हो रही है टैक्स के कारण वो पास ऑन करे. अब ये एंटी प्रॉफिटिंग की जो बॉडी थी उसका एक टाइम लिमिट दिया गया था, क्योंकि सरकार का मानना था कि जैसे ही एंटी प्रॉफिटिंग बॉडी आ जाती है तो व्यवसाय को भी थोड़ी तकलीफ हो जाती है रोज का बिजनेस करने में. तो सरकार का मानना था कि ये एंटी प्रॉफिटिंग की बॉडी लिमिटेड पीरियड के लिए ही जरूरत पड़ेगी, जब भी इनिशियल पीरियड है. तो उन्होंने एक सनसेट डेट रखा था कि ये तारीख के बाद ये एंटी प्रॉफिटिंग बॉडी नहीं रहेगी, ताकि कोई इस तरह की ऑडिट नहीं कर पाएंगे. तो वो डेट अभी आ चुकी है. सो आज एज वी स्पीक, व्हाइल द प्रोविजन इज देयर, एंटी प्रॉफिटिंग बॉडी इज नॉट देयर. इसीलिए मैं इस तरह से बता रहा था कि आज अभी अगर रेट्स कम हुए हैं तो उसका बेनिफिट कौन चेक करेगा, विच इज नाउ द गवर्नमेंट हैज सेड इट इज ट्रस्ट बेस्ड. बिल्कुल, आपने बहुत व्यवसाय आसान पे हम भाषा में, ट्रस्ट. सिंपल लैंग्वेज में सर हमारे दर्शकों को बताया। और सर मेरे पास सवाल बहुत ज़्यादा है और हमारे पास अब करीब 15-17 मिनट और बचे हैं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कवर करने की कोशिश करूंगा सर। और अब मैं सेक्टर स्पेसिफिक पे आता हूं सर। इंश्योरेंस के अंदर जीएसटी 18% से शून्य किया गया इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ के अंदर, लेकिन एक इसमें चर्चा शुरू हुई है कि आईटीसी की वजह से कंपनियां पूरा बेनिफिट इसे नहीं दे पाएगी। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि आईटीसी क्या होता है और किस वजह से जो पूरा का पूरा बेनिफिट है वो पॉलिसी होल्डर को नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल. देखिए, आज अगर मैं कोई पॉलिसी लेता था तो लेट्स अज्यूम पॉलिसी का प्रीमियम 100 रुपया रहता था. 100 रुपये पे मुझे 18% जीएसटी लगता था, तो 118 रुपये मुझे देने पड़ते थे एज अ कंज्यूमर. और कंज्यूमर को ये 18 रुपये का क्रेडिट नहीं मिलता है, यानी उसका उसका टोटल खर्चा 118 रुपया रहता था. जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो जब मुझे पॉलिसी का कवर देती थी, तो इंश्योरेंस कंपनी को भी काफी खर्चे करने होते हैं. उनका एक री इंश्योरेंस होता है, उनका ऑफिस चलाना होता है, लीज की ऑफिस लेनी होती है, उनके एजेंट को पे करना होता है. इस पे जो वो पे करते थे उसके ऊपर भी जीएसटी उनको लगता था. ये जो जीएसटी लगता था उसका काफी उनको क्रेडिट मिल जाता था. जो ये 18% मेरे से कलेक्ट करते थे उसमें सेट ऑफ आता था. तो ये सेट ऑफ के कारण वो 100 रुपए का प्रीमियम लेते थे, 118 का मेरे पे खर्चा आता था. अभी 18 रुपए को सरकार ने शून्य कर दिया है, एग्जम्प्ट कर दिया है. सो आज अगर मेरी पॉलिसी हुई तो 100 रुपया लगेगा, 100 रुपये पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. पर
क्योंकि इस 18 को उन्होंने जीरो कर दिया है। जो उनको ये क्रेडिट मिलता था, उनके जो दूसरे खर्चे उसके ऊपर जो जीएसटी लगता था उसका क्रेडिट मिलता था, ये क्रेडिट अभी नहीं मिलेगा। इस क्रेडिट को आईटीसी कहते हैं। ये क्रेडिट इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी, ये क्रेडिट अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार का मानना यह है कि हम क्रेडिट तभी देंगे जब आगे आप जब पॉलिसी बेचते हो तो सरकार को और टैक्स देते हो। पर क्योंकि अभी पॉलिसी ऊपर टैक्स नहीं लग रही है तो सरकार को और टैक्स आप नहीं दे रहे हो, तो ये क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्योंकि ये क्रेडिट नहीं मिलेगा तो उनका जो टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग द बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस, जो व्यापार चलाने का खर्चा है वो बढ़ गया है। इसके कारण वो जो 100 रुपया है, 100 रुपये थोड़ा बढ़ जाएगा। हमारा मानना है बेस्ड ऑन ब्रॉड कैलकुलेशन, ये जो कॉस्ट बढ़ेगा करीबन 4-5% का उनका कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो मेरा मानना है कि जो 100 रुपए की पॉलिसी पे 18 रुपये लग रहा था और देयरफॉर कंज्यूमर को 118 रुपये प्रीमियम पे करना पड़ता था, उसकी जगह 100 रुपए का 104 हो जाएगा, पर उसके ऊपर या तो 105 हो जाएगा, 106 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, पर उसके ऊपर 18% टैक्स नहीं लगेगा। सो जो 118 पहले कंज्यूमर पे करता था उसकी जगह पे 105, 106 उस तरह का कोई नंबर पे करेंगे। सो द ओवरऑल थिंग इज, ये कम करने के कारण भी बेनिफिट हो रहा है जनता को, जो पूरा बेनिफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि जो क्रेडिट लॉस हो रहा है इंश्योरेंस कंपनी को उसके कारण उनका टोटल खर्चा बढ़ जाएगा एंड देयरफॉर द प्रीमियम वैल्यू में गो हायर फ्रॉम 100 रुपए से लेके 105, 106 ऐसा कुछ हो सकता है। फिर भी आप जिस तरह से बता रहे हैं कि 10 से 12 रुपए का ग्राहकों को तो फायदा होगा ही, लेकिन एक चीज और कही जा रही है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट में जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन शाही कंपनियों को ज्यादा नुकसान है। तो ये किस वजह से कि जो स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं उन पर भार ज्यादा आएगा, लेकिन जनरल इंश्योरेंस कंपनियों पर नहीं आएगा? अनुराग, ये को रिलेटेड है कि जैसे आप हम देखते हैं कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी का कोई एग्जम्पशन नहीं किया गया है, तो उनका जो ओल्ड सिस्टम चला था उनको जितनी भी क्रेडिट मिल रही थी, ये जो आप बाहर कह रहे हो कि आईटीसी के कारण बाहर आ रहा है, तो उनको जो ओवरऑल क्रेडिट मिल रहा था वो क्रेडिट मिलना चालू ही रहेगा। तो उनके लिए कोई क्रेडिट डिसअलाउंस का इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। पर जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है या तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है, उनकी जो पॉलिसीज अभी वो दे रहे हैं वो पॉलिसीज पे टैक्स लग को एग्जाम कर दिया गया है। इसके लिए उनको ये क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो इसलिए उनके ऊपर भार आ रहा है। तो इसलिए जब आप इक्वेट करो तो जो क्रेडिट मिल रहा है, क्योंकि इनको क्रेडिट मिलना बंद हो गया है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को, इसके लिए उनका वो भार थोड़ा सा बढ़ गया है। वो भार बढ़ने के कारण उनके प्रीमियम का कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाएगा। जनरल इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट अभी भी उसी तरह से चालू है, तो उनको कोई उस तरह का भार नहीं आया है, पर उनकी जो आउटपुट पॉलिसी है उसके ऊपर पूरा 18% टैक्स चालू रहेगा। सर, इसमें एक छोटा सा और मैं आपसे समझना चाहता था, क्या अगर मैं जिस लाइन ऑफ बिजनेस से जीएसटी वसूल कर रहा हूं उसका सेट ऑफ भी उसी के खर्चों पे कर सकता हूं, या फिर ओवरऑल जो जीएसटी वसूल किया गया है और ओवरऑल जो खर्चे कमीशन के दिए गए हैं वहां पर सेट ऑफ हो सकता है? इसमें जो जीएसटी का नियंत्रण जो नियम है, नियम इस तरह से कहता है कि अगर मेरे पास कुछ क्रेडिट अवेलेबल है और मैं क्रेडिटेड नॉर्मली पूल है, एक टोटल पूल है, इसलिए टोटल पूल में मैं पूरा क्रेडिट ले सकता हूं और किसी भी जगह पे यूज कर सकता हूं। पर समस्या यहाँ पे आती है कि सपोज मेरा कुछ एग्जम्प्टेड किया गया है, यानी किसी के ऊपर मुझे टैक्स नहीं भरना है। लेट्स अज्यूम कोई इंश्योरेंस कंपनी है जहां पे उनके पास टैक्सेबल पॉलिसी है और नॉन टैक्सेबल पॉलिसी भी है। फिर क्या करोगे? तो क्या हो जाता है, जितनी नॉन टैक्सेबल पॉलिसी का प्रोपोर्शन है उतना क्रेडिट कम हो जाता है। तो वो जो क्रेडिट कम हो जाता है उसका इंपैक्ट आ सकता है। तो इसके लिए नियम ऐसा है कि मेरा पूल एक कॉमन पूल है और जहां पे भी मुझे यूज करना है मैं कर सकता हूं। पर अगर आपका एग्जम्प्ट किया गया है, या तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज इस बार जो भी 5% पे लाए गए हैं, से फॉर एग्जांपल गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी या तो रेल से जो ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें उन्होंने ऐसे कहा है कि 18% के बदले हम, या तो 12% के बदले हम खाली अभी 5% चार्ज करेंगे, परंतु आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो वो जो क्रेडिट उसके कोरिलेटेड है उसको फिर आपको डिसअलाउ करना पड़ेगा। सो द जनरल नॉर्म इज, क्रेडिट पूरा एक पूल है, कहीं पे भी यूज कर सकते हो। पर अगर आपका जो आउटपुट है, जहां पे आप गुड्स दे रहे हो या तो सर्विस दे रहे हो, उसमें या तो एग्जम्प्टेड है या 5% पे है, और 5% में उन्होंने क्रेडिट पे नियंत्रण लाया हुआ है, रिस्ट्रिक्शन लाया हुआ है, तो उतना क्रेडिट आपको डिसअलाउ करना पड़ेगा। तो उसमें 1-to-1 कोरिलेशन की जरूरत पड़ जाएगी।
गया सर। सर आगे अगले सेक्टर की बात करते हैं। ऑटो सेक्टर में सभी पार्ट्स पर 18%, आपको लगता है कि सभी पार्ट्स पर 18% टैक्स होने से जो लिटिगेशन खत्म होगा या फिर नई चुनौतियां खड़ी होगी, और जो क्योंकि ऑटो सेक्टर को भी बड़ी रिलीफ दी गई है। अनुराग जी, ऑटो सेक्टर के लिए दो बड़ी रिलीफ आई है और एक थोड़ा सा कंसर्न भी आ गया है। ऑटो सेक्टर में काफी रेट्स उन्होंने रैशनलाइज कर दिए हैं। जो टोटल इम्पैक्ट पहले करीबन 40% होता था, उसके बदले अभी 18% पड़ेगा। पार्ट्स के ऊपर एक सिंपल रेट ला दिया है, सारा 18% पे कर दिया है। तो जो क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम होता था, क्योंकि क्या है, विद टेक्नोलॉजी इवॉल्विंग, नई नई टेक्नोलॉजी के साथ एक पार्ट 18% में पड़ रहा है, 12% में पड़ रहा है, उसका कंफ्यूजन होता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। से वाल्व, जो टायर पे वाल्व लगता है, हम सबको इधर मालूम है, वो वाल्व को वाल्व कहते हैं। पर अभी आजकल की नई गाड़ियों में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आता है, जहां पे वाल्व से कनेक्टेड एक वायर रहता है और आपके स्टीयरिंग के बाजू में आपको दिखता है कि आपके टायर्स में कितनी हवा है। तो क्या आप मॉनिटरिंग सिस्टम को वाल्व कहोगे, क्योंकि है तो वाल्व का ही फंक्शन करता है, वो मेजर करके देता है, या तो मेजरिंग इक्विपमेंट कहोगे? तो इस तरह की बहुत सारी दुविधाएं आ रही थी। अब सब कुछ 18% पे करके वो एक सिंप्लीफिकेशन ला दिया है। कुछ कुछ अमाउंट के रेट बढ़ जाएंगे, पर ये सारे क्रेडिट अवेलेबल हो जाते हैं। जो पार्ट जाते हैं वो B2B में, P2P में जाते हैं, या तो बिजनेस टू बिजनेस में जाते हैं, इसलिए इम्प्लीकेशन कम हो जाएगा। जो ऑटो सेक्टर को एक थोड़ी सी दुविधा आने वाली है, वो ये है कि पहले जो ऑटो सेक्टर में कार्स बनती थी, उसके ऊपर 28% टैक्स लगता था, जीएसटी, और 12% कॉम्पनसेशन सेस लगता था। कॉम्पनसेशन सेस का अभी उन्होंने बोल दिया कि अभी वो नहीं लगेगा, क्योंकि कॉम्पनसेशन सेस लॉ ही निकाल दिया गया है। नियम इस तरह से कि अगर कोई लॉ निकल जाए तो उसका जो भी क्रेडिट है वो भी आपको अवेलेबल नहीं रहता है। तो जो ऑटो सेक्टर की गाड़ियां इतनी बनी हुई है, रेडी है, और जो डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दी गई है, उसमें उन्होंने कॉम्पनसेशन सेस लगाया था और उसका क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पड़ा हुआ है। पर अगर कल से कॉम्पनसेशन सेस यानी 23 सितंबर से अगर कॉम्पनसेशन सेस नहीं लगने वाला है, तो जो सारा क्रेडिट है वो उनको राइट ऑफ करना पड़ेगा। वो रेट ऑफ क्रेडिट राइट ऑफ करने में काफी खर्चा आ सकता है, क्योंकि वो जो बैलेंस पड़ा हुआ है वो कहीं पे आगे यूज नहीं कर सकते। तो उसके कारण हम थोड़ा इम्प्लीकेशन देख सकते हैं। वाइल मोस्ट ऑटो कंपनीज, सारी ऑटो कंपनीज ने, हम आप देखे हुए काफी जाहिरात भी कर रहे हैं, जहां पे उन्होंने दिया है कि ये सारा बेनिफिट वो पास ऑन करने वाले हैं और उनके रेट्स भी ड्रॉप कर रहे हैं। सो ओवरऑल इफ यू सी, ऑटो कंपनीज के लिए काफी बेनिफिट है, ऑटो बायर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए भी काफी बेनिफिट है। इनफैक्ट इसीलिए हम देख रहे थे कि क्योंकि ये अनाउंसमेंट आने वाला था, तो काफी ऑटो बाइंग भी स्टॉप हो गया था, इन्वेंट्रीज बल्क अप हो रही थी, और अभी हम देखेंगे कि काफी इन्वेंट्री सेल होना चालू हो जाएगा। सर अब वक्त की हमारे पास कमी है, 5-6 मिनट और बचे हैं। तो सर रियल एस्टेट सेक्टर को क्यों इस बार दूर रखा गया, और आपके मुताबिक रियल एस्टेट सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट है? देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर में भी काफी समस्याएं चल रही थी, और हमारा मानना था कि उसको भी थोड़ा एड्रेस करने की जरूरत थी सरकार को इस समय। आज बहुत सारे बड़े टाउन्स में जो बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जाती है, वहां पे टीडीआर यूज होता है, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स। क्या ये टीडीआर एक सर्विस है, या टीडीआर बिकॉज डेवलपमेंट राइट्स कहो तो इट इज लाइक एफएसआई? तो क्या वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो जीएसटी नहीं लगना चाहिए? इस समस्या पे काफी लिटिगेशन चल रहा है। लिटिगेशन में किसका फायदा नहीं होता है, क्योंकि सरकार का भी टाइम जाता है, व्यवसाय का भी टाइम जाता है, और लिटिगेशन चलते रहता है। सरकार इस पे क्लैरिटी ला सकती थी और ये लिटिगेशन को एंड कर सकती थी। दूसरा है, अगर आप देखो तो असाइनमेंट ऑफ लीज। लीज तो हो गया है, पर लीज अगर हम एक लीज किसी और को ट्रांसफर करते, लॉन्ग टर्म लीज होती है 99 ईयर्स की, तो उसमें एक प्रीमियम पे किया जाता है। क्या वो प्रीमियम, दैट प्रीमियम इज एक्चुअली फॉर द वैल्यू, जो, क्योंकि लंबा लीज है उसको असाइन किया गया तो उसका वैल्यू होता है। तो इस पे भी बहुत सारा लिटिगेशन चल रहा है। तो सरकार एक क्लैरिटी ला सकती थी कि इसको इट इज एज गुड एज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, एंड देयरफॉर नो जीएसटी इज टू बी इम्प्लीमेंटेड। लास्टली, लास्ट ईयर एक जजमेंट आया था सफारी रिट्रीट्स का, जहां पे ऐसा कहा गया था कि अगर आप एक, आज अगर आप कोई सिविल कंस्ट्रक्शन करते हो, उसमें जो भी खर्चा होता है, उस जीएसटी, उस पे जो जीएसटी लागू हो गया उसका क्रेडिट नहीं मिलता है। पर अगर ये खर्चा से एक मॉल बनाने में हो रहा है, या तो थिएटर बनाने में हो रहा है, या तो होटल बनाने में हो रहा है, जो व्यवसाय के लिए यूज होने वाला है, तो मुझे उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। इस बाबत पे काफी चर्चा हुई थी। मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक चुकादा दिया था, जिसमें भी 2-3 व्यूज चल रहे थे। तो
पॉसिबिलिटी था कि सरकार इस पे क्लैरिटी लाके और अगर जेन्युइनली क्रेडिट को पास ऑन करना था तो अनाउंस कर सकती थी। अंडर 17(5) सेक्शन 17(5) में रिस्ट्रिक्शन है, वो रिस्ट्रिक्शन को क्लियर कर सकती थी। बट इसमें से कोई भी अनाउंसमेंट हमने देखे नहीं है इस बार। शायद उनको रियल एस्टेट सेक्टर थोड़ा बाहर रखना था, क्योंकि वो आम जनता को डे टू डे इम्प्लीकेशन में नहीं आएगा, शायद ऐसा सोच विचार हो सकते हैं। सेकंड लास्ट सवाल होगा मेरा आपसे सर। 90% प्रोविजनल रिफंड स्कीम से एक्सपोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स को कितनी राहत मिलेगी, और ये प्रोविजनल रिफंड स्कीम क्या है, अगर आप हमारे दर्शकों को सिंपल लैंग्वेज में बता पाएं। बिल्कुल। देखिए, जो नॉर्मली रिफंड होता है, जैसे ही रिफंड की बात आती है तो सबके माइंड में, स्पेशली व्यवसायों के माइंड में ऐसा आता है कि अरे रिफंड यानी सरकार से पैसा बाहर निकालना है, तो ये तो बहुत दुविधाजनक काम हो जाएगा, मुझे फॉलो अप करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे। इसके कारण इंडिया में जब भी इंडिया का रेटिंग होता था तो ऐसे माना जाता था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इतना नहीं है टैक्स पर्सपेक्टिव से, हम बाकी सारे लेजिस्लेशन में हम ग्रो कर रहे थे। तो इसमें सरकार ने एक बहुत अच्छा जो कायदा निकाला है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, और ये पहले से भी था एक्सपोर्ट के लिए, कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हो और टैक्स पेड एक्सपोर्ट करते हो, यानी आपने अपना क्रेडिट यूज करके एक्सपोर्ट किया हुआ है, तो आपको जो जीएसटी उस पर लागू हुआ है उसका रिफंड मिल जाना चाहिए। क्योंकि ये ग्लोबल प्रिंसिपल है कि कंट्री जब एक्सपोर्ट करती है तो गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट करती है, टैक्स एक्सपोर्ट नहीं करती है। उस कंट्री के गुड्स दूसरी कंट्री में इकोनॉमिकल कॉम्पिटिटिव होने चाहिए, तो रिफंड आपको वापस मिल जाना चाहिए। तो सरकार ने कायदा लाया था कि अगर आप एक्सपोर्ट करोगे उस पे जीएसटी लागू है, तो 90% ऑफ जीएसटी आपको इमीडिएटली ऑन मेकिंग द एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली रिफंड आ जाएगा आपके बैंक अकाउंट। आज अभी क्या हो गया, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जिनके अल्टीमेट रेट्स, बहुत सारे एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स है, सबको 5% पे ला दिया है। आप देखिए शैम्पू, सोप, टूथपेस्ट, टूथ पाउडर एक्सेट्रा सबको 5% पे ला दिया है। 5% पे ला दिया है, पर जरूरी नहीं कि उसमें जो इनपुट है वो भी 5% पे है। से हम जॉब वर्क पे मैन्युफैक्चर करा रहे तो वो 18% पे हो जाएगा, बैंकिंग चार्जेस है तो 18% हो जाएगा। तो पॉसिबल है कि ये कंपनीज के लिए बहुत सारा क्रेडिट एक्यूमुलेशन हो सकता है। ये जो क्रेडिट एक्यूमुलेशन हो जाएगा, उसका भी सरकार ने एक नियम दिया हुआ है कि अगर आपके इनपुट्स ज्यादा रेट पर है और आपका फाइनल प्रोडक्ट कम रेट पर है, तो आप क्रेडिट को एक्यूमुलेट करते जा रहे हो, आपका क्रेडिट का बैलेंस बढ़ते जा रहा है, जो आप कहीं यूज नहीं कर पाओगे। तो सरकार ने कहा है कि इसका भी आपको रिफंड मिल सकता है। इसमें सरकार ने एक सुविधा दे दी है कि इसमें भी अगर आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल करोगे और एक्चुअली आपका क्रेडिट बैलेंस इतना पड़ा हुआ है, तो 90% हम आपको सवाल पूछे बगैर सीधा रिफंड आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद आपका ऑडिट होगा, ऑडिट होने के बाद 10% बाकी का दिया जाएगा, बट 90% तक। इसमें क्या था कि कैश ब्लॉकेज बहुत होता था छोटे एसएमईज और मैन्युफैक्चरर्स का, तो ये जो कैश ब्लॉकेज हो रहा था वो नहीं होगा, तो कैश फ्लो स्मूथ हो जाएगा और इसके कारण बहुत सुविधा हो जाएगी स्पेशली एसएमईज को एंड दी वेरियस मैन्युफैक्चरर्स हु आर एंगेज्ड इन दिस। बिल्कुल, आखिरी सवाल होगा मेरा सर, वक्त की कमी है। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल कब तक शुरू हो जाएगा, ये कितना गेम चेंजर होगा, इससे कितनी राहत मिलेगी अपील से जुड़ी हुई, और वे फॉरवर्ड और क्या देखना चाहिए जीएसटी 2.0 में? जीएसटी ट्राइब्यूनल की आपने बात करी। ट्राइब्यूनल एक ऐसा, पहले ट्राइब्यूनल क्या होता है, जब भी कोई अगर अपनी समस्या हो जाती है जीएसटी के साथ और आपका कुछ कहना है, उनका कोई डिमांड आता है, तो पहले एक एडजुडिकेशन होता है, वहां पे ऑर्डर इन ओरिजिनल आता है, उसके अगेंस्ट हम अपील फाइल करते हैं तो ऑर्डर इन अपील आता है। ये दोनों सरकारी लोग ही है जो हमारा एडजुडिकेशन करते हैं। तो इसके लिए व्यवसायी को ये चिंता रहती है कि अगर सरकार ही मेरा डिसाइड कर रही है कि मुझे पे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो अपने और ही करेंगे। तो उससे सेकंड अपील जाती है ट्राइब्यूनल को। ट्राइब्यूनल इज अ क्वाजी जुडिशियल, यानी वो सरकार से अपीलेटेड नहीं है। तो ऐसा थॉट प्रोसेस रहता है कि वो जो चुकादा देगी, वो चुकादा अनबायस्ड होगा, क्योंकि वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से अफिलिएटेड नहीं है। ये ट्राइब्यूनल एक्चुअली फॉर्म हो जाना चाहिए था जीएसटी के आते ही, पर कुछ समस्याओं के कारण वो फॉर्म नहीं हुआ था। अभी लास्ट 2 साल में बहुत सारा उसका प्रोग्रेस किया गया है। इस अनाउंसमेंट में कहा गया है कि ये ट्राइब्यूनल दिसंबर तक ओपन ऑपरेशनल हो जाएगा। सितंबर एंड से उसमें आप जो अपील्स फाइल करनी है, कमिश्नर अपील्स की जो सेकंड लेवल की अपील्स है, वो आप फाइल करा सकते हो, और ये फाइलिंग आपको अगले जून 2026 तक सारे अपील्स आपके फाइल कर देने हैं। इट्स अ वेरी वेलकम मूव, होपफुली इट शुड स्टार्ट। अगर ये ट्राइब्यूनल चालू हो जाता है, आज बहुत सारे मैटर्स है जो पेंडिंग है क्योंकि ट्राइब्यूनल एग्जिस्टिंग नहीं है जीएसटी का। 8 साल हो गए जीएसटी को आके, पर फिर भी जीएसटी का ट्राइब्यूनल नहीं है।
ट्राइब्यूनल बनने से बहुत सारी राहत मिल जाएगी व्यवसाय को। अगर हम दूसरे एस्पेक्ट पे आए कि अगर हम क्या देखते हैं आगे, मेरा मानना है जीएसटी की सुविधाजनक उसके लिए 2-3 एस्पेक्ट ये देखने हैं, जहां पे भी अभी आपका इनपुट क्रेडिट एक्यूमुलेशन हो रहा है, उसका किस तरह से हम स्ट्रक्चर बना सके कि एक्यूमुलेशन ना हो। दूसरा जो हमने बात करी से इंश्योरेंस का आज कॉस्ट बढ़ रहा है 100 से 104 क्योंकि उनको क्रेडिट नहीं मिल रहा है। अगर आपका पर्पस ये है कि ये जनता की सुविधा के लिए है और रेट कम करने हैं, तो आप उस तरह का मैकेनिज्म लाओ कि उनको टैक्स ही ना लगे, या तो उनका जो क्रेडिट जो उनको मिल नहीं रहा है उसका कैश रिफंड मिल जाए इंश्योरेंस को, तभी ये एक्चुअल फायदा पहुंचेगा। जो आज 18% का जीरो हो गया, तो पूरे 18% का बेनिफिट आना चाहिए, 10 से 12 का ही क्यों हो रहा है। तो इस तरह के थोड़े चेंजेस है, अगर वो सिस्टम में लाए गए और लाइन किया गया, तो जहां पे आपको एग्जम्पशन देना है, द ट्रू बेनिफिट ऑफ एग्जम्पशन विल गो थ्रू, और जहां पे आपको क्रेडिट और देना है तो बदलाव फुल क्रेडिट किए, पास थ्रू होगा। थोड़े और बदलाव किए जाएंगे तो जो लोगों को पूरा बेनिफिट देना है वो दिया जा सकेगा। ये कहना है निशान जी का। निशान जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें वक्त दिया और जीएसटी 2.0 से जुड़ी हुई जो बारीक बातें हैं, जो सिंपल भाषा में आपने समझाई हैं कि किस तरह से जीएसटी रिफॉर्म के बाद चीज़ें बदलेगी और अभी भी कुछ जो पेच फंसे हुए हैं वो कैसे क्लियर किए जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निशान जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चीज़ों को सिंपल लैंग्वेज में बताने के लिए। तो टैक्स मंत्रा के इस शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।